Hello children, in this video we are going to start life processes, our new chapter in class 10th science. The presentation which we are going to view, it has been prepared by Mr. Santosh Kumar Ojha sir, PGT Bio, Kendriya Vidyalaya Regional Research Laboratory, Jorhat, Assam. And that is why we are very thankful to him, and it has been edited and it is going to be presented by me. Okay students, so this is the first topic, nutrition in plants. So as you can see, there are some criteria to decide whether something is alive or not. कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित है या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है वो मूवमेंट का होता है. कोई भी लिविंग थिंग जो है वो खुद से मूवमेंट कर सकता है बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के. और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो हमें ईजिली दिख जाते हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, चाहे फ्रॉग जंप करे, फिश स्विम करे या बर्ड फ्लाई करे, या फिर हम अपने आर्म्स और लेग्स को मूव करें, तो ये सारे मूवमेंट्स हमें ईजिली दिख जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी मूवमेंट होते हैं स्टूडेंट्स जो हमें दिखते नहीं हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. हमारे बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं. ग्लूकोज है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं. ये सब मूवमेंट करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी ये सब मूवमेंट करते रहते हैं. सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर ही नहीं बल्कि प्लांट्स के अंदर भी ग्लूकोज, स्टार्च, इनका मूवमेंट होता रहता है. और वाटर और मिनरल्स जो हैं इनका भी मूवमेंट होता रहता है. तो उनके अंदर भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है. तो ये जो मूवमेंट होते हैं, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो सेल और टिश्यू में होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. स्टूडेंट, हम लाइफ प्रोसेस के बारे में अब देखेंगे. तो यहाँ से हम ये जान पाते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट जरूर करता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करना लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस की तरफ. जानते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है. तो लाइफ प्रोसेस वैसे बेसिक प्रोसेस होते हैं, वैसी बेसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए वो करना ज़रूरी होता है. ऐसा प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए करना पड़े, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. तो ये लाइफ प्रोसेस यहाँ पर स्टूडेंट देखें. द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इनके डेफिनेशंस जानेंगे. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसका बॉडी लाइफ प्रोसेस के लिए फूड का इस्तेमाल करता है. फूड को इनगल्फ करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और उसके बाद फिर डाइजेस्टेड फूड जो है वो सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं, फिर सेल्स उन्हें यूज करते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान. फिर स्टूडेंट हम देखते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर फूड को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की मदद से, ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में स्टूडेंट, सेल के अंदर ग्लूकोज, सिंपल फूड जो कि ग्लूकोज है, उसे तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। फिर स्टूडेंट हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट और वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी किए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट वी सी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे रिमूव किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जाता है। अब आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम पहले देख चुके हैं। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है और उसके बाद फूड का इस्तेमाल करता है किन चीज़ों के लिए? बॉडी को बिल्ड करने के लिए, शरीर बनाने के लिए, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, टू बिल्ड द बॉडी, फॉर ग्रोथ, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी में कहीं भी डैमेज पार्ट हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो डैमेज पार्ट्स हैं उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ स्टूडेंट हमें फूड चाहिए एनर्जी के लिए भी। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देखते हैं न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी फूड प्राप्त करता है, उसका इस्तेमाल करता है बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और एनर्जी प्राप्त करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप देखेंगे दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। तो स्टूडेंट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना लेते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऐसा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनका इस्तेमाल करके प्लांट्स सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना सिंपल फूड बनाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसके जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। फिर आप देखें स्टूडेंट हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से प्राप्त करता है। तो इसमें स्टूडेंट सारे एनिमल्स आएंगे, फंगस आएगा क्योंकि फंगस जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट है, और कुछ बैक्टीरिया, ये सब इसके अंदर आते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। इन सब के अंदर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशंस। आइए स्टूडेंट अब हम देखते हैं एक एक करके तीनों को। स्टूडेंट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड सड़ते हुए मरे, देखिए आप, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मरे हुए और सड़ते हुए ऑर्गेनिज्म के बॉडी से प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में जो
फूड मटेरियल होता है उसका जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। इट मीन्स कि जब आप देखें, जैसे यहाँ पर आप सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आप देख रहे हैं मशरूम को। मशरूम एक फंगस है, इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये फंगस क्या करता है, बाहर कोई भी डेड और डिकेइंग पार्ट है ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए कोई प्लांट का स्टेम है या ट्री का कोई ब्रांच है वो गिरा हुआ है और वो डिके हो रहा है, वो सड़ रहा है, तो उस पर वो क्या करेगा, ये जो फंगस है उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए उस ब्रांच के ऊपर कुछ एंजाइम्स अपना डालता है। उसके बाद वो जो ब्रांचेस होंगे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं बाहर ही, और फिर वो जो फंगस है, जो मशरूम है, ये सिर्फ उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर जो स्पाइडर होते हैं वो भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। वो भी किसी इंसेक्ट को वो ट्रैप करते हैं अपने नेट वेब में, और उसके बाद फिर वो मर जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता, वो मर जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एंजाइम्स डालते हैं अपना, उसका डाइजेशन बाहर ही होता है, फिर वो सिर्फ उसको डाइजेस्टेड फूड को वो फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है, और इस प्रोसेस में फूड मटेरियल का जो डाइजेशन है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें स्टूडेंट मशरूम जो भी फंगस है वो सब इसमें आएंगे। मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर ग्रो करने वाला फंगस, और यीस्ट जिसका इस्तेमाल ब्रेड मेकिंग में होता है, और कुछ बैक्टीरिया। तो ये सब सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो ये एक ऐसा तरीका है न्यूट्रिशन का जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है बिना उसे किल किए हुए। तो यहाँ पर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इसमें आप देखें स्टूडेंट कसकटा, जो कि एक पैरासाइटिक प्लांट है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं टोटल पैरासाइट है, क्योंकि ये पूरी तरह से दूसरे प्लांट पर निर्भर करता है। कसकटा को अमरबेल भी कहते हैं, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो आपको लाइट ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर का धागे की जैसी आकृति जो आपको दिख रही है स्टूडेंट, ये अमरबेल है, इसको कसकटा बोलते हैं। और ये इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा ग्रीन पार्ट ही ऐसा ही होता है, इसमें लीव्स नहीं होते, और ना ही ये फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो ये जो रूट्स अपने, इनके पास छोटे छोटे रूट्स होते हैं, और ये अपने रूट्स जो हैं वो किसी भी प्लांट के स्टेम के अंदर डाल देते हैं और उनके अंदर से डाइजेस्टेड फूड ले लेते हैं। तो स्टूडेंट जब भी आप इस तरह से किसी कसकटा को जब भी आप देखते हैं किसी प्लांट के ऊपर, तो वहाँ से किसी ट्री के ऊपर, तो वहाँ से आप उसे हटा करके किसी और ट्री के ऊपर आप फेंक देंगे, तो कुछ दिनों के बाद वो मरेगा नहीं, कुछ दिनों के बाद फिर वो उस ट्री से न्यूट्रिशन प्राप्त करने लगेगा। तो इसलिए इसे अमरबेल कहा जाता है। तो स्टूडेंट कसकटा चूँकि वो फुल्ली डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए होस्ट के ऊपर, इसलिए इसे टोटल पैरासाइट कहा जाता है। जबकि आप देखेंगे दूसरी तरफ ऑर्किड्स भी एक प्लांट होते हैं। ये जो टॉल और स्ट्रॉन्ग ट्रीज हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं।
जैसे आप मैंगो ट्री ले लीजिए, तो उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनमें स्टूडेंट ये होता है क्योंकि ये ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं, इनका रूट सिस्टम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, लेकिन इनके पास लीव्स होते हैं। ये इसलिए ये वाटर और न्यूट्रेंट के लिए, वाटर और मिनरल के लिए, स्पेशली वाटर और मिनरल के लिए डिपेंड करते हैं जो ट्रीज जिनके ऊपर ये रहते हैं उन पर। तो इनके जो रूट्स होते हैं ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं ट्री से, और बाकी वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके इनके लीव्स फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो इन्हें कहा जाता है पार्शियल पैरासाइट। इसके बाद हम स्टूडेंट देखते हैं एनिमल पैरासाइट्स। पिग्स, ये डॉग के बॉडी में पाया जाता है। लाइस, एंड ये इसे जू कहते हैं, ये हेयर में पाया जाता है ह्यूमन बींग्स के। लीचेस, ये स्टूडेंट एक तरह का वॉर्म है जो ब्लड सक करता है। फिर आप देख सकते हैं अलग अलग वॉर्म है, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म एंड प्लाज्मोडियम। ये सारे स्टूडेंट पैरासाइट हैं, इन सब में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। फिर हम आते हैं स्टूडेंट होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड डायरेक्टली इंगल्फ करता है, उसको निगलता है, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करता है। तो एक सिस्टमेटिक तरीका है इस मोड न्यूट्रिशन के इस मोड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि ह्यूमन बीइंग्स भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। अधिकतर जो एनिमल्स आपको मिलेंगे वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो इसमें आप देखें सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है, पैरामीशियम है, वो इसे फॉलो करता है। बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस, इन सब में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब स्टूडेंट हम आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट प्लांट का इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस करना, सिंपल फूड मींस ग्लूकोज का सिंथेसिस करना, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और स्टूडेंट जो ग्लूकोज बनता है उसे प्लांट यूज करता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसके पास, उसे वो स्टोर कर लेता है स्टार्च के रूप में। स्टूडेंट ग्लूकोज जो है ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जबकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर आप देखेंगे इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट इसमें जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि CO2 6CO2 plus 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives one molecule of glucose, that is C6H12O6, and 6 molecule of water 6H2O along with 6 molecules of oxygen gas 6O2। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, और इसे आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ये याद रहे। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है, इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, इसका काम जो होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना। और फिर आप देखें स्टूडेंट दूसरा जो प्रोसेस होता है सेकेंड स्टेप में, जो लाइट एनर्जी होता है स्टूडेंट, उसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और इसके लिए
और इसके बाद फिर आप देखें यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो केमिकल एनर्जी होते हैं उसमें एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फिर NADPH है। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और स्पेशली रेस्पिरेशन में भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं क्लास 10th में। तो ATP और NADPH2 तो ये सब जो हैं आप कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी है। तो इनका निर्माण होता है, आप कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके इनका फॉर्मेशन होता है। ये होते हैं एनर्जी रिच केमिकल सब्सटेंस। तो इनका फॉर्मेशन होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है लाइट एनर्जी का। और फिर आप देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे स्प्लिट किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन यहीं पर बन जाता है सेकेंड स्टेप में ही, और जो हाइड्रोजन स्टूडेंट यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो हाइड्रोजन जो है वो NADPH, जो कि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है लेकिन इसका एनर्जी लो होता है। जैसे स्टूडेंट आपने ATP को देखा होगा, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ये एक हाई एनर्जी वाला कंपाउंड होता है हमारे बॉडी में, लेकिन नेचुरली ये ATP हमारे बॉडी में ज़्यादा एबंडेंस में नहीं रहता। हमारे बॉडी में पाया जाता है ADP, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये लो एनर्जी वाला कंपाउंड होता है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिला करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो कि हाई एनर्जी वाला कंपाउंड होता है। उसी तरह से स्टूडेंट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एबंडेंस में हमारे बॉडी के सेल्स में होता है NADPH। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर आप देखेंगे प्लांट्स में NADPH होता है। तो NADPH जो है ये प्लांट्स में NADPH है, ये एक लो एनर्जी वाला कंपाउंड है। इसमें जो हाइड्रोजन यहाँ से टूटा है वो हाइड्रोजन आकर के NADPH में मिलता है, तो अब हाइड्रोजन हो गए, इसलिए इस सब्सटेंस को अब हम कहते हैं NADPH2। तो ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो स्टूडेंट सेकेंड स्टेप में एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के दौरान। और इसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट, जो थर्ड स्टेप है उसमें रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें आपने रिसेंटली एक केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में आपने स्टूडेंट पढ़ा था कि ये एक तरह का आपने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो CO2 है उसमें प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो ग्लूकोज का जो कार्बन आप देख रहे हैं वो CO2 से आया है। तो CO2 में प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का जुटना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट कहलाता है रिडक्शन। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज ग्लूकोज। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एनर्जी, जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सॉइल से वाटर लेता है। उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जिसके दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड
एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर स्टूडेंट हम क्लोरोफिल के को देखते हैं। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो लीव्स में पाए जाते हैं, और लीफ के क्रॉस सेक्शन को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं लीफ के, इसमें ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम अब देखें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम्स हैं, मेनली हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है मेसोफिल टिश्यू का। मेसोफिल टिश्यू, इसको हम फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। ये प्लांट के लीफ में पाया जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अपर एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला पार्ट है और लोअर एपिडर्मिस नीचे वाला पार्ट है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स का एक लेयर है, मोम की परत है, क्योंकि जो अपर एपिडर्मिस है ऊपर से आप देखें वो सन की तरफ रहता है, और जो सन है उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, तो वाटर लॉस ज़्यादा ना हो प्लांट के लीफ से, इसलिए वैक्स का जो कोटिंग है वो ऊपर की तरफ पाया जाता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर लॉस को कम करने के लिए। और आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट कि जो क्लोरोफिल है, जो यहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा प्लांट के लीव्स में, प्लांट्स में स्टोमेटा पाया जाता है, और स्टोमेटा के द्वारा ही गैसियस एक्सचेंज होता है, और वाटर का भी एक्सचेंज जो होता है, जो वाटर वेपर है उसका एक्सचेंज, जो ट्रांसपिरेशन है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये जो स्टोमेटा होता है ये जनरली लीफ में आप देखेंगे वो नीचे की तरफ पाया जाता है, लोअर सरफेस में पाया जाता है, ताकि ट्रांसपिरेशन के द्वारा होने वाले लॉस को कम किया जा सके। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि नीचे की तरफ आपको स्टोमा दिख रहा है, स्टोमेटा के ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमा, और स्टोमेटा के का जो ओपनिंग होता है स्टोमा, उसके दोनों तरफ एक सेल होते हैं जिन्हें गार्ड सेल कहा जाता है। तो आप गार्ड सेल को देख सकते हैं, और इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है। फिर आप देखिए स्टूडेंट, अंदर के पार्ट को हम देखें, जो मेसोफिल टिश्यू है उसके पार्ट को हम दो भाग में बांट सकते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल एंड पेलिसेड मेसोफिल। तो यहाँ पर आप देखें, जो पेलिसेड, जो स्पॉन्जी मेसोफिल स्टूडेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर एयर स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो पेलिसेड मेसोफिल है यहाँ पर आपको एयर स्पेस आपको कम देखने को मिलेगा। इसमें जो सेल होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, कॉलमनर शेप के होते हैं सेल्स। तो यहाँ पर आप देखें, जो स्पॉन्जी मेसोफिल है वो एयर को फिल करने का काम करता है, वहाँ पर एयर फिल रहता है। और जो पेलिसेड लेयर है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर भी एयर स्पेस पाया जाता है, बट मेनली इसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। इनके अंदर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल दोनों के जो सेल्स होते हैं उसमें आपको दिख रहे हैं। और ये जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। इसके बाद स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं, एक सेल के अंदर कहाँ पर लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट का स्टूडेंट लेवल डायग्राम है। इसमें आप देखें, क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर में जो थैलिया पाई जाती है, जो सेक्स पाए जाते हैं, उन्हें जो आप देख सकते हैं, जो थैली आपको दिख रही है उसको थाइलाकॉइड कहते हैं। स्टैक ये एक तरह से ऐसी थैली होती है जिसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और फिर आप देखें, थाइलाकॉइड के समूह को, थाइलाकॉइड के कलेक्शन को स्टूडेंट हम कहते हैं ग्रेनम,
और फिर आप देख सकते हैं एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो लाइट ग्रीन कलर का है उससे जुड़ा होता है, जिसको लेमेला कहा जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स जो फ्लूइड पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट का, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो ल्यूमेन है थाइलाकोइड के अंदर, जो कैविटी होती है, जो जगह होती है, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। थैली के अंदर का जो स्पेस होता है उसको ल्यूमेन कहा जाता है। दैट इज द स्पेस इनसाइड थाइलाकोइड इज नोन एज ल्यूमेन। और थाइलाकोइड स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि इसके अंदर ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं और यही एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं किस तरह से स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले वाटर वेपर का जो कंटेंट होता है वो हाई होता है सेल के अंदर, और आउटसाइड मीडियम में वाटर वेपर का जो कंटेंट होता है वो लो होता है, इसलिए वाटर वेपर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाता है सेल के बाहर। और उसके बाद स्टूडेंट आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर लो होता है, जबकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ कर जाता है फोटोसिंथेटिक सेल में स्टोमेटा के द्वारा। और फिर यहाँ पर स्टूडेंट हम स्टोमेटा के बारे में जानते हैं। तो स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे पोर्स जो लीफ में पाए जाते हैं, इनके द्वारा होता है गैसेस एक्सचेंज। और आप देखें हर एक स्टोमा में, स्टोमेटा का जो सिंगुलर होता है उसे हम स्टोमा बोलते हैं। तो हर एक स्टोमा में स्टूडेंट आप देखें गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग के पास गार्ड सेल्स होते हैं। और गार्ड सेल्स जो होते हैं ये इनका काम होता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करना। और आप देखें जब भी ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये कंट्रोल होता है वाटर के मूवमेंट के द्वारा। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो ये स्वेल हो जाता है, ये फूल जाता है और पोर्ट्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और दूसरी तरफ जब गार्ड सेल से वाटर लूज हो जाता है तो गार्ड सेल्स जो होते हैं ये श्रिंक कर जाते हैं और स्टोमेटा का जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा श्रिंक कर जाता है और पोर क्लोज हो जाता है। तो ये आप स्टूडेंट देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू है स्टोमेटा का। इसमें आप डार्क कलर में देख सकते हैं जो टैपरिंग शेप है वो स्टोमा को दर्शा रहा है, स्टोमेटल ओपनिंग। और उसके बाद उसके दोनों तरफ जो आपको किडनी शेप या पिन शेप्ड सेल्स दिख रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं। और बाकी के सराउंडिंग सेल्स स्टूडेंट सब्सिडियरी सेल्स हैं, जिनके बारे में भी यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर डिफ्यूज़ करता है गार्ड सेल के अंदर जो, और इसके बाद गार्ड सेल जो होते हैं वो ओपन होते हैं। और जब हॉट या ड्राई डे होता है तो गार्ड सेल में वाटर बहुत कम होता है, इसलिए जो स्टोमा होता है वो क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 3 एक्टिविटी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके जो भी स्टेप्स हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कौन सा स्टेप क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट सबसे पहली जो हमारी एक्टिविटी है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 तरह की एक्टिविटी के बारे में।
हम चेक करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इनकी क्या ज़रूरत है और क्या ये वाकई नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ हम करने जा रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ आर दे नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, हम 5A से स्टार्ट करेंगे। ये जो एक्टिविटी हमारा है, इसमें हम देखेंगे सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों नेसेसरी है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं जो कि ग्रीन प्लांट है, और इसको हम डार्क रूम में रख देते हैं लगभग 3 दिनों के लिए। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर, क्योंकि जो प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, उसने ग्लूकोज बनाया होगा, यूज़ किया होगा, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उसने स्टोर किया होगा स्टार्च के रूप में। तो हम जब उसे 3 दिन के लिए रखेंगे शेड में, तो वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे टाइम में उसने जो स्टोर करके रखा है फूड, स्टार्च को जो स्टोर करके रखा है, वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, ये कहलाता है डीस्टार्चिंग, जिसमें जो प्लांट ने पहले से जो स्टार्च बना करके रखा है वो सारा यूज़ हो जाता है, यूज़ कर लेता है। तो उसके अंदर का जो स्टार्च है वो खत्म हो जाता है, यूज़ हो जाता है। मेनली यहाँ पर जो भी चीज़ें हम परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टूडेंट, उसका जो बेसिक आइडिया है वो है स्टार्च टेस्ट। जो भी एक्टिविटी यहाँ पर हम तीनों करने जा रहे हैं, उसमें हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हम ये देखते हैं कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, स्टार्च बना या नहीं बना। तो स्टूडेंट, स्टार्च को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है, स्टार्च टेस्ट में क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर जिसमें स्टार्च पाया जाता हो, तो उसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर जब भी आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है, तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो वही चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि तीनों ही केस में जो स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो स्टार्च के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है या नहीं। ब्लू ब्लैक कलर यदि दे रहा है तो वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, नहीं दे रहा है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं कि पहला जो स्टेप है उसमें हमने जो स्टार्च पहले से बना हुआ था उसको प्लांट को यूज़ करने के लिए दे दिया शेड में रख करके। और उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो प्लांट का कोई एक लीफ है उसके सेंटर में हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का फॉयल बांध देते हैं ऊपर और नीचे दोनों से, या फिर कोई ब्लैक पेपर बांध देते हैं, ताकि जब हम उसे लाइट में रखेंगे तो सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े। और उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उस पॉटेड प्लांट को, उस गमले में लगे हुए प्लांट को हम धूप में रख देते हैं, और ऐसा हम उसे 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख करके छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उस लीफ को हम लेते हैं और उसके बाद फिर उस लीफ को हम बॉइलिंग वाटर में डालते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो सके। और फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उस लीफ को वाटर बाथ में, मतलब अल्कोहल में जो है वो हीट किया जाता है ताकि उसके अंदर से क्लोरोफिल निकाला जा सके। क्लोरोफिल को अब हम रिमूव करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल रहेगा तो हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, हमें वो ब्लू ब्लैक कलर क्लियरली नहीं दिख पाएगा। तो हम क्लोरोफिल को रिमूव करते हैं। और क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बीकर लिया जाता है, आप कह सकते हैं, सॉरी, 2 बीकर लिया जाता है। पहले बीकर छोटा होता है, उसमें हम वाटर को रखते हैं, और उस वाटर वाले बीकर में हम लीफ को रखते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे बीकर में हम
आई वेंट रॉन्ग। यहाँ पर आप देखें अल्कोहल में, लीफ को अल्कोहल में यहाँ पर 2 बीकर हमारे पास होते हैं स्टूडेंट, मैं इसे करेक्ट कर लूँ। 2 बीकर हमारे पास होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यू कैन सी द डायग्राम। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गया। जो छोटा बीकर होता है उसमें हम अल्कोहल रखते हैं, और जो बड़ा बीकर होता है उसमें हम वाटर रखते हैं, और उसके बाद हम बड़े बीकर को हीट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है वाटर बाथ। यहाँ पर स्टूडेंट हम डायरेक्टली अल्कोहल वाले बीकर को हीट नहीं कर सकते। अल्कोहल वाले बीकर जिसमें हमने लीफ को रखा हुआ है उसे हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा लीफ है वो बर्न हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो इसलिए लीफ को अल्कोहल में डाल करके, अल्कोहल वाले बीकर में डाल करके, और उस बीकर को एक वाटर वाले बीकर में डाल करके फिर उसको गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है वाटर बाथ, और ऐसा हम करते हैं क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो लीफ आता है उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, और आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हम क्या देखते हैं स्टूडेंट कि जो पार्ट अनकवर्ड था, लीफ का जो पार्ट अनकवर्ड था, वो ही अनकवर्ड पार्ट्स ही ब्लू ब्लैक कलर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्ट कवर्ड था, जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं पड़ा, उस पार्ट ने, लीफ के उस पार्ट ने फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्टिविटी है उसका ये डायग्राम है। इसमें पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं हमने एल्युमिनियम फॉयल बांधा है, बांध करके सनलाइट में रखा है इस लीफ स्पॉटेड प्लांट को। और फिर दूसरे स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वाटर बाथ कराया है लीफ को अल्कोहल वाले बीकर में डाल करके, और उस बीकर को एक बड़े से बीकर में जिसमें वाटर रखा हुआ है उसमें डाल करके उसको हीट किया, और उसके बाद वो जो लीफ है वो डीकलराइज हो गया। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस डीकलराइज्ड लीफ को हम पानी में थोड़ा धो लेते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी क्लोरोफिल उस पर चिपका होगा अब भी वो रिमूव हो जाए। और फिर हम क्या करते हैं, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, और आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो पार्ट जिसको कवर किया गया था वो अभी भी वाइट है, जबकि जो पार्ट अनकवर्ड था वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। इसका मतलब ये है कि जो पार्ट कवर्ड था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जबकि जो अनकवर्ड पार्ट था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और उसमें इसलिए जब उसके ऊपर आयोडीन डाला जाता है तो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान रियली बनता ग्लूकोज है, लेकिन वो स्टोर होता है आपको स्टार्च के रूप में। फिर आप देखें स्टूडेंट सेकेंड एक्टिविटी में हम देखेंगे क्लोरोफिल का प्रेजेंस चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक वेराइजेटेड लीफ लेते हैं। वेराइजेटेड लीफ में आप देखें, वेराइजेटेड लीफ ऐसा लीफ होता है जिसमें आप कह सकते हैं एक तरह से रंग बिरंगा लीफ होता है। वो सिर्फ ग्रीन नहीं होता, वो अलग अलग कलर का होता है, ग्रीन प्लस वाइट, ग्रीन प्लस रेड, ग्रीन प्लस ब्राउन, इस तरह का। तो ये एक वेराइजेटेड लीफ है, चितकबरा भी इसे बोलते हैं, चितकबरा लीफ। और ये बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स, जिसके लीफ आपको ऐसे मिल जाएंगे देखने को। तो ये जो नॉन ग्रीन पार्ट लीफ आप देख रहे हैं, ये वैसा पार्ट है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं, हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक ऐसे लीफ को लेते हैं जिसमें जो वेराइजेटेड होता है, जिसमें डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्रोटन प्लांट का लीफ। और इसको हम क्या करते हैं, फिर इस प्लांट को, ऐसे लीफ वाले वेराइजेटेड लीफ वाले प्लांट को, जैसे क्रोटन प्लांट को हमने लिया और उसको हम शेड में रख देते हैं 3 डेज़ के लिए, ताकि उसका जो स्टार्च है वो यूज़ हो जाए। और फिर हम क्या करते हैं, उसको सनलाइट में लाते हैं
और फिर सनलाइट में उसे 3 to 4 डेज़ के लिए रखते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट हम एक लीफ को तोड़ते हैं, फिर उसे बॉइलिंग वाटर में डालते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो सके। और फिर हम क्या करते हैं, उस लीफ को वाटर बाथ कराते हैं, अल्कोहल में डाल करके वाटर बाथ कराते हैं ताकि उसका जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो सके। उसके बाद स्टूडेंट हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद आप देखेंगे कि लीफ का वही पार्ट जो पहले ग्रीन था, वही पार्ट ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, जबकि जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता है। इससे स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट था उसी ने फोटोसिंथेसिस किया, जिसमें नहीं प्रेजेंट था क्लोरोफिल वो पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया और उसमें स्टार्च स्टोर्ड नहीं हो पाया। तो वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये ग्रीन पार्ट है और लीफ को डिकलराइज किया तो सारे पार्ट सेम दिख रहे हैं। फिर जब उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो जो ग्रीन पार्ट था वो ही ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता है। जिससे कि हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं अपने आखिरी एक्टिविटी की तरफ। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हम चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 2 पॉटेड प्लांट लेते हैं सेम साइज का और उसे डार्क रूम में रखते हैं 3 डेज़ के लिए ताकि उसका स्टार्च यूज़ हो सके। फिर हम क्या करते हैं, उस दोनों प्लांट को अलग अलग ग्लास प्लेट में रखते हैं, ग्लास प्लेट से उसे ढक देते हैं। और फिर आप देखें, कीप द प्लांट्स ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट। अच्छा, सेपरेट ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अब देखिए उसे कवर कर देते हैं वॉच ग्लास कंटेनिंग। तो यहाँ पर आप देखें वॉच ग्लास, दो प्लांट यहाँ पर हमने लिया है, 2 पॉटेड प्लांट लिया है और उन्हें हमने अलग अलग ग्लास प्लेट में रखा और उनमें से एक प्लांट के साथ जो है हम वॉच ग्लास में एक छोटे से ग्लास में, वॉच ग्लास एक तरह का बिल्कुल प्लेट की जैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्लास होता है बिल्कुल प्लेट की जैसा छोटा सा एकदम। तो उसमें हमने कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले करके उसे एक प्लांट के साथ रख दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि दोनों ही प्लांट को बेल जार से ढक देते हैं और उसे पूरी तरह से सील कर देते हैं, सील द बॉटम ऑफ द जार्स विथ वैसलीन। तो जार का जो बॉटम है, मतलब जो भी उसके अंदर जो हमने रखा है जार से जो ढका है उसको, वो पूरी तरह से एयर टाइट होना चाहिए। तो इसलिए हम उसे वैसलीन से उसके ऊपर जहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है वहाँ पर हम वैसलीन लगा देते हैं ताकि वो पूरी तरह से एयर टाइट हो सके। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसमें ये थोड़ा सा अलग किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि पूरे प्लांट को जार के अंदर नहीं रखा गया, इसमें लीफ के एक पार्ट को जार के अंदर डाला गया, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और फिर जो ऊपर से कॉर्क डाला गया है, कॉर्क से कवर किया गया है और उसके ऊपर आप वैसलीन लगा सकते हैं ताकि वो पूरी तरह से एयर टाइट हो सके। अब स्टूडेंट इस पार्ट में आप देखेंगे कि लीफ का जो आधा पार्ट है वो जार के अंदर है। तो जार के अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है स्टूडेंट, दैट इज KOH। तो ये क्या करेगा, जार के अंदर एयर है और जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट क्या करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये सॉल्यूशन है। तो इसमें वाटर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाएगा। और फिर क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करता है और उसके बाद फिर आप देखेंगे एक तरह से
ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड बेस का रिएक्शन है। तो इसमें पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज्ड बीकर के जो जार है उसके अंदर का या बीकर के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अंदर कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी सेटिंग हमने की है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम सनलाइट में डाल लेते हैं। फिर वही काम यहाँ पर करेंगे, सनलाइट में इसको डाला जाता है 3 आवर्स के लिए। और उसके बाद स्टूडेंट हम उस लीफ को लेते हैं और फिर वही सारा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वाटर में डालते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर हम उसका वाटर बाथ कराते हैं अल्कोहल में डाल करके ताकि वो डीकलराइज हो सके, उसका क्लोरोफिल रिमूव हो सके। और उसके बाद हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। तो जब हम इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आप देखें इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसमें कि जो प्लांट जिस प्लांट को उस जार के अंदर रखा गया था जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी साथ में था, तो जो उस प्लांट का जो लीफ है वो आप कह सकते हैं वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करेगा। इट मीन्स कि उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाया। जबकि यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें आप देखें कि जो लीफ है उसको डीकलराइज किया गया, उसको इस तरह का सेटिंग करके उसे 3 आवर्स के लिए सनलाइट में रखा गया। तो और उसके बाद फिर क्या है कि उस लीफ को तोड़ करके उसको डीकलराइज किया गया। तो फिर आप देख सकते हैं उसके ऊपर जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, तो सिर्फ वही पार्ट जो उस बीकर के बाहर था वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। बीकर के अंदर वाला जो पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता है स्टूडेंट। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो अंदर का पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया। कार्बन डाइऑक्साइड को जो बीकर के अंदर था, क्योंकि बाहर से तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं सकता अंदर, क्योंकि हमने जो सेटिंग किया है वो पूरी तरह से एयर टाइट था, इसलिए जो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ही प्लांट को यूज़ करना था, लीफ को यूज़ करना था, लीफ के उस पार्ट को यूज़ करना था फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन अंदर वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड बचा नहीं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। इसलिए आप देख सकते हैं वहाँ पर उसने आयोडीन, लीफ का जो वो पार्ट है वो स्टूडेंट, लीफ का जो अंदर वाला पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता है आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया। तो स्टूडेंट, इससे हमें ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट, that was all about this topic, nutrition in plants, and आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे nutrition in animals. That's all for today. Thank you. Have a nice